कुंभ मेले में आस्था और आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करते हुए बिहार भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने अपने स्वजन के साथ पवित्र संगम में डुबकी लगाई। इस दौरान भाजपा के कई वरिष्ठ नेता और पदाधिकारी भी इस पुण्य अवसर का हिस्सा बने। भाजपा के क्षेत्र से संगठन महामंत्री नागेंद्र जी, संगठन महामंत्री भिकू भाई, दल सानिया प्रदेश प्रवक्ता अरविंद सिंह, भाजपा नेता ब्रजेश तिवारी, मनोज सिंह और संजीव क्षेत्र ने भी संगम में डुबकी लगाकर आस्था प्रकट की और सनातन संस्कृति के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त की। गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के पावन संगम पर इन नेताओं ने विधिवत पूजा अर्चना की और भारत की समृद्ध संस्कृति परंपराओं को आत्मसात किया। कुंभ मेले में उमड़ी भक्तों की भीड़ के बीच भाजपा नेताओं ने संत महात्माओं का आशीर्वाद लिया और राष्ट्र के कल्याण की कामना की। इस अवसर पर दिलीप जायसवाल ने कहा कि कुंभ में सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि हमारी सनातन परंपरा की जीवंत धरोहर है। यहाँ आकर आत्मिक शांति मिलती है और देश और समाज की भलाई के लिए सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। वहीं मंगल पांडे ने कहा कि गंगा स्नान और कुंभ का हिस्सा बनना सौभाग्य की बात है। ये न केवल धार्मिक बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक एकता का प्रतीक भी है। मुजफ्फरपुर जिले में भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए विजिलेंस टीम ने सब इंस्पेक्टर रोशन सिंह को 75,000 रुपये घूस लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। ये गिरफ्तारी जिले के करजा थाना क्षेत्र स्थित मरवन उच्च विद्यालय के नज़दीक हुई। आपको बता दें कि घटना के अनुसार अवधेश सिन्हा नामक व्यक्ति ने घूस मांगे जाने की शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में कहा गया था कि सब इंस्पेक्टर रोशन सिंह ने किसी मामले को निपटारे के एवज में 75,000 रुपये की मांगी गई थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए विजिलेंस टीम ने जाल बिछाया और जैसे ही दरोगा रिश्वत की रकम ले रहा था उसे मौके पर ही धर दबोचा। जानकारी के लिए बता दें कि दरोगा की गिरफ्तारी के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मचा गया है। विजिलेंस टीम ने सब इंस्पेक्टर को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है। इस बात की भी जांच हो रही है कि आरोपी दरोगा के खिलाफ पहले से कोई भ्रष्टाचार संबंधित शिकायत दर्ज है या नहीं। रोशन सिंह 2019 बैच के सब इंस्पेक्टर हैं और वर्तमान में जिले के सरैया थाना में पदस्थापित है। इस मामले में निगरानी की टीम आगे की कार्रवाई में लगी हुई है। जमीन के मामले में पैसे लेने के लिए बुलाया था। स्कूल में परीक्षा की नौकरी के दौरान वादी को बुलाया था जिससे रिश्वत लेते हुए दरोगा को रंगे हाथ पकड़ा गया। मैट्रिक परीक्षा में इस बार जूता मोजा पहनकर आने वाले परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र में प्रवेश करने नहीं दिया जाएगा। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से इस आशय को लेकर स्पष्ट दिशा निर्देश जारी किया गया है। उल्लेखनीय है कि बिहार बोर्ड की वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 17 फरवरी से शुरू होगी। ये परीक्षा 25 फरवरी तक चलेगी। बोर्ड की ओर से परीक्षा को लेकर जारी दिशा निर्देश में कहा है कि परीक्षा केंद्र पर जूता मोजा में आना वर्जित है। परीक्षा देने के लिए चप्पल में ही आना होगा। बोर्ड ने यह साफ कहा है कि यदि कोई परीक्षार्थी जूता मोजा में आए तो उन्हें परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं मिलेगी। साथ ही बोर्ड ने यह भी कहा है कि परीक्षा केंद्र पर विलंब से पहुंचने वाले परीक्षार्थी यदि जबरदस्ती अवैध रूप से परीक्षा परिसर में प्रवेश करेंगे तो उन्हें 2 वर्ष के लिए परीक्षा से निष्कासित कर दिया जाएगा। बोर्ड ने यह भी हिदायत दी है कि अगर कोई परीक्षार्थी चारदीवारी फांदकर अवैध रूप से परीक्षा केंद्र में प्रवेश करेंगे उन्हें क्रिमिनल ट्रेपास की श्रेणी में रखा जाएगा। ऐसे परीक्षार्थियों पर प्राथमिक भी दर्ज कराई जाएगी। समिति ने यह भी स्पष्ट किया है कि ऐसे परीक्षार्थियों को परीक्षा में बैठने की अनुमति देने वाले केंद्राध्यक्ष के विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। समिति की ओर से जारी दिशा निर्देश में कहा गया है कि केंद्र पर परीक्षा शुरू होने के 1 घंटे पहले प्रवेश मिलना शुरू हो जाएगा। परीक्षा शुरू होने के आधे घंटे पहले प्रवेश द्वार बंद कर दिया जाएगा। समिति की ओर से जारी दिशा निर्देश के अनुसार पहली पाली परीक्षा पूर्वाह्न 9:30 बजे शुरू होगी। यह परीक्षा शुरू होने के 1 घंटे पहले से प्रवेश मिलना शुरू हो जाएगा, यानी पूर्वाह्न 8:30 बजे से केंद्र पर प्रवेश मिलना शुरू हो जाएगा तथा पूर्वाह्न 9 बजे तक ही प्रवेश मिलेगा। वहीं दूसरी पाली की परीक्षा अपराह्न 2 बजे से शुरू होगी तथा इसके लिए परीक्षार्थियों को अपराह्न 1:30 बजे तक ही प्रवेश मिलेगा।
प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में उम्मीदवारों की चयन प्रक्रिया शुरू कर दी है। पीके की पार्टी ने सभी 243 विधानसभा सीटों पर विधायकी का चुनाव लड़ने के लिए आवेदन मांगे हैं। पार्टी के अंदर आवेदकों को कुल 4 स्तर पर टेस्ट पास करने होंगे, तब जाकर उन्हें विधानसभा चुनाव का टिकट मिलेगा। जन स्वराज की चुनाव समिति ने मंगलवार को बताया कि 11 मार्च तक चुनाव लड़ने की इच्छुक लोग आवेदन कर सकते हैं। जन स्वराज की केंद्र चुनाव समिति के संयोजक RNC ने बताया कि आवेदकों का मूल्यांकन के लिए 10 मापदंड तय किए गए हैं। सबसे पहले आवेदकों को विधानसभा क्षेत्र में ही स्थानीय लोगों और पार्टी की पदाधिकारियों का टेस्ट पास करना होगा। इसके बाद जिला और अनुमंडल स्तर पर मूल्यांकन किया जाएगा। इसके बाद 11 सदस्य केंद्र चुनाव समिति जिलों में आए नामों पर विचार करेगी। फिर उनमें से हर विधानसभा के चुनिंदा आवेदकों के नाम शीर्ष नेतृत्व को भेजे जाएंगे। बाद में जन स्वराज पार्टी का आला कमान विधानसभा चुनाव के उम्मीदवारों का नाम घोषित करेगा। प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी विधानसभा चुनाव में उम्मीदवारों के चयन के लिए 10 मापदंड तय किए हैं। इनमें आवेदकों की सामाजिक छवि को ध्यान में रखा जाएगा। साथ ही उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने और राजनीतिक संगठनों चलाने का अनुभव है या नहीं, इसे देखा जाएगा। इसके बाद विधानसभा क्षेत्र में उसकी स्वीकार्यता, पार्टी के प्रति वफादारी, चुनाव प्रचार, कार्यकर्ताओं की टीम, चुनाव जीतने की संभावना, विधानसभा के विकास की समझ, सोशल मीडिया फॉलोअर्स की संख्या, आर्थिक स्थिति जैसे फैक्टर के आधार पर टिकट तय किए जाएंगे। बिहार के पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने लोकसभा में मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वार, चर्च और बाबाओं की संपत्ति की निगरानी करने और उन पर टैक्स लगाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि देश में धार्मिक संस्थानों, बाबाओं और NGO पर कोई टैक्स नहीं है। इनके फंड की सरकार निगरानी भी नहीं करती है। इनका पैसा कहां से आता है और कहां जाता है, इस बारे में पता नहीं चल रहा है। ऐसे में सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। संसद में केंद्रीय बजट पर चर्चा के दौरान सांसद ने ये बात कही। पप्पू यादव ने सोमवार को सदन में कहा कि देश में 3 चीज़ों का कभी मूल्यांकन नहीं होता है। इनमें सबसे पहले मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और चर्च आते हैं। अगर हम सिर्फ मंदिर की ही बात करें तो 3.5 से 4 लाख करोड़ रुपए मंदिरों में जमा है। गुरुद्वारे और अन्य धार्मिक संस्थाओं का पैसा अलग है। उन्होंने सवाल किया कि क्या वित्त मंत्री उस पर निगरानी नहीं रखते? सिर्फ 2 दिन मुफ्त खाना खिलाकर क्या इन्हें पैसा रखने की आज़ादी दे दी जाती है? पप्पू यादव ने कहा कि इसके अलावा देश में जितने भी बाबा लोग हैं, किसी के पास 2000 करोड़ तो किसी के पास 10,000 करोड़ की संपत्ति है। उन्होंने NGO के माध्यम से बड़ी फंडिंग जुटाई है। NGO पर टैक्स नहीं लगता है, उसकी संपत्ति पर सरकार का अंकुश नहीं है। सांसद ने आगे कहा कि हिंदुस्तान में फकीरी और अमीरी दोनों में मज़ा है। उन्होंने CR फंड की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा कि बड़ी कंपनियां CR के जरिए कहाँ पैसा लगाती है, किसको देती है, इस पर कोई ध्यान नहीं देता है। किशनगंज प्रीमियर लीग सीजन 3 का 20 फरवरी से आगाज होगा। किशनगंज प्रीमियर लीग एडमिनिस्ट्रेटर संजय जैन ने बताया कि टूर्नामेंट करवाने का मुख्य उद्देश्य स्थानीय क्रिकेटरों को बढ़ावा देना है। बिहार स्तर के बड़े खिलाड़ियों की मौजूदगी में मैच खेलने से स्थानीय क्रिकेटर खिलाड़ियों को बहुत कुछ सीखने समझने का मौका मिलता है। साथ ही दर्शकों और क्रिकेट प्रेमियों के लिए मनोरंजन के लिए KPL एक रचनात्मक मंच है। इसको लेकर किशनगंज शहर के स्थानीय रुद्रसा मैदान में तैयारियां तेज कर दी गई है। दर्शकों के बैठने के लिए करीब 1 दर्जन दर्शक दीर्घा बनवाई जा रही है। वही मैदान की खूबसूरती दिखाने और पिच को भी बेहतर बनाने का काम भी जोरों पर है। KPL मैनेजमेंट की टीम रुद्रसा मैदान को किसी बड़े स्टेडियम की तरह सजाने और टूर्नामेंट को आकर्षक बनाने में पूरी तरह जुट गए हैं। वह इस लीग में शामिल होने वाली 10 टीमें जोर शोर से जुट गई है। सभी 10 फ्रेंचाइजी टीमों द्वारा खिलाड़ियों के अभ्यास के लिए कैंप लगवाए जा रहे हैं। खिलाड़ियों के लिए आकर्षक पोशाक और अन्य व्यवस्थाओं को लेकर तैयारी चल रही है। KPL के 2 सीजन में क्रिकेट की चर्चा से क्रिकेटर वो खेल प्रेमी सीजन 3 का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। KPL सचिव परवेज आलम गुड्डू ने बताया कि इस टूर्नामेंट को लेकर स्थानीय क्रिकेटरों के साथ साथ दर्शकों में भी खासा उत्साह है। हम तेजी से तैयारियों में जुटे हुए हैं। सभी मैचों को लाइव दिखाने की भी व्यवस्था की गई है। लगभग आधा दर्जन कैमरे और ड्रोन की मदद से और हाई क्लास कमेंट्री के साथ KPL की सभी मैच को लाइव दिखाने की भी
तैयारी है। हमने मैदान को 18 फरवरी तक सजाने का लक्ष्य लिया है। 20 फरवरी को सीजन 3 का उद्घाटन होना निश्चित हुआ है। वहीं केपीएल चेयरमैन दीपक शर्मा डिम्पल ने बताया कि टूर्नामेंट के मैचों के फिक्सचर 1 से 2 दिन में जारी कर दिए जाएंगे। गौरतलब हो कि केपीएल की तर्ज पर होने वाला ये टूर्नामेंट बड़े क्रिकेट आयोजन में से एक है। किशनगंज जिला के क्रिकेट संघ के तत्वाधान में ये आयोजन पिछले 2 वर्षों से हो रहा है। पूर्णिया शहर के कॉलेज रोड में स्थित एक प्राइवेट लॉज में आग लग गई, जिसमें 2 लाख से ऊपर कैश के साथ लाखों के सामान जलकर राख हो गए। अगलगी के पीछे शॉर्ट सर्किट का कारण बताया जा रहा है। इस दौरान आधा दर्जन गैस सिलेंडर भी ब्लास्ट किया है, जिससे आसपास अफरा तफरी मच गई। घटना सुबह 9:30 बजे घटी। सूचना पर 25 मिनट बाद पहुंची दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया। तब तक लॉज में रखे सारे सामान जलकर राख हो चुके थे। लॉज में कुल 35 कमरे हैं, जिसमें एक कमरे में कोचिंग चल रहा था, जबकि बाकी के कमरे में अधिकांश में छात्र रहते हैं। एक में व्यवसायी एवं एक कमरे में प्राइवेट नौकरी करने वाला रह रहे हैं। छात्र जानकीनगर, भवानीपुर, धमदाहा, अररिया एवं कुर्सेला आदि जगहों से संबंधित है। बताया जाता है कि लॉज के मालिक बाहर रहते हैं। छात्र छोटू कुमार लॉज की देखरेख करता है। इग्नू से पीजी कर रहे छात्र मुकेश कुमार के कमरे में विद्युत मीटर लगा है, जहां से स्पार्क हुआ और आग लग गई। जब कमरे में आग लगी थी, छात्र क्लास करने गया था। आग लगते ही गैस सिलेंडर ब्लास्ट करने लगा, जिससे लॉज में रह रहे छात्र जान बचाकर भागे। सिलेंडर ब्लास्ट और लॉज में रखी बाइक में आग लगने से लपट काफी तेज हो गई। 20 से 25 मिनट में छात्रों के कैश, कपड़े, सामान एवं दस्तावेज पूरी तरह जल गए। छात्रों के शरीर में पहने कपड़े ही बच पाए। सबसे अधिक क्षति लॉज में रह रहे व्यवसायी भरत कुमार की हुई। 44,000 कैश के साथ उनके बाइक और कमरे में रखे सामान आग की भेंट चढ़ गए। भवानीपुर डुमरा निवासी पवन कुमार ने बताया कि वो कल ही बीएड में दाखिल के लिए घर से 20,000 रुपये लाया था। अगलगी में वो भी जल गया। उसी तरह से कंसल्टेंसी का काम करने वाले गुड्डू कुमार का 40,000 कैश आग की भेंट चढ़ गया। अगलगी में बाकी के 50 से 10,000 कैश, दर्जन भर से ऊपर साइकिल, 30 गैस सिलेंडर, एक बाइक, खाने पीने के सामान, बिस्तर, कपड़े आदि सब के सब आग के अपने लपेट में ले लिया। पूर्णिया सदर के सीओ ने घटनास्थल पर पहुंचकर छात्रों का हाल चाल लिया। ईवीएम के वेरिफिकेशन से जुड़ी एक याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय ने चुनाव आयोग से जवाब दाखिल करने को कहा है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की इस याचिका में मांग की गई है कि अदालत चुनाव आयोग को ईवीएम की वनट मेमोरी की जांच के लिए स्पष्ट प्रोटोकॉल बनाने को कहे। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने मार्च के पहले सप्ताह में सुनवाई की बात कही है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि जिन जगहों पर हाल ही में चुनाव हुए हैं उनके ईवीएम का डेटा चुनाव आयोग फिलहाल ना मिटाएं और ना ही उसमें नया डेटा लोड करें। दायर याचिका में पिछले साल आए सुप्रीम कोर्ट के अहम फैसले का भी हवाला दिया गया है। इस फैसले में अदालत ने बैलेट पेपर यानी मतपत्र के जरिए चुनाव की पुरानी व्यवस्था बहाल करने से इनकार कर दिया था। साथ ही वीवीपैट की सभी पर्चियों को गिनने की मांग को भी कोर्ट ने ठुकरा दिया था। लेकिन अदालत ने बेहतर पारदर्शिता के लिए चुनाव परिणाम घोषित होने के 1 सप्ताह के अंदर ईवीएम के वनट मेमोरी की जांच की इजाजत दी थी। एडीआर द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि चुनाव आयोग के मौजूदा स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर में ईवीएम की बेसिक जांच तथा मॉक पोल्स का ही निर्देश है। याचिका में कहा गया था कि आयोग ने अब तक वनट मेमोरी के जांच को लेकर प्रोटोकॉल नहीं बनाया गया है। याचिकाकर्ताओं ने मांग की है कि इलेक्शन कमीशन को निर्देश दिया जाए कि वो ईवीएम के चारों हिस्सों कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट, वीवीपैट तथा सिंबल लोडिंग यूनिट के माइक्रो कंट्रोल की जांच के लिए प्रोटोकॉल लागू करे। बता दें कि विपक्ष लगातार ईवीएम को लेकर सवाल उठा रहा है और चुनाव में धांधली का आरोप लगा रहा है। पूर्णिया जिले के बराड़ाकोटी थाना की लड़की के अपहरण के वायरल वीडियो के सामने का मामले का पुलिस ने खुलासा कर लिया है। पुलिस कार्यालय में आयोजित एक प्रेस वार्ता में एसपी कार्तिकेय के शर्मा ने इस बात का खुलासा किया कि लड़की घर में होने वाली शादी से असहमत थी। उसका अपहरण नहीं किया गया था, बल्कि वह स्वेच्छा से गई थी। बी कोटी थाना में अपहरण का मामला दर्ज होने के बाद गठित अनुसंधान दल ने विभिन्न जगहों पर छापामारी कर लड़की को बरामद कर लिया है। लड़की ने पुलिस को बताया कि उसका किसी ने अपहरण नहीं किया था,
बल्कि वह स्वेच्छा से युवकों के साथ गई थी। वह घर में होने वाली शादी से असहमत थी। एसपी ने बताया कि वायरल वीडियो मामले में संबंधित अंश मात्र है, जबकि इसका पूरा वीडियो कुछ और, कहानी कुछ और कह रहा है। वैसे लड़की ने पुलिस के समक्ष मामले का कटाक्ष कर लिया है। लड़की का कोर्ट में बयान करवाया जा रहा है। कोर्ट में बयान के बाद पुलिस की अगली कार्रवाई होगी। मामले में फिलहाल किसी की गिरफ्तारी से एसपी ने इनकार किया है। गत 6 फरवरी की संध्या का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें एक लड़की को एक बाइक पर बैठाते हुए दिखाया गया है कि वीडियो वायरल होने के बाद लड़की की मां ने 7 फरवरी को बीकोटी थाना में अपनी बेटी के अपहरण का मामला दर्ज करवाया था, जिसमें सहरसा जिले के 2 युवक पर लड़की के अपहरण का आरोप लगाया था। जेईई मेन सेशन 1 की परीक्षा में बिहार से हाजीपुर के छात्र पानिनी ने 99.99% के साथ राज्य में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है। इस वर्ष देश भर से कुल 14 छात्रों ने 100% हासिल किया है, जिनमें राजस्थान के 5 छात्र शामिल हैं। दिल्ली और उत्तर प्रदेश से 2-2 छात्र तथा कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से 1-1 छात्र ने ये उपलब्धि हासिल की है। बीटेक के लिए आयोजित इस परीक्षा में कुल 13,11,544 छात्रों ने पंजीकरण कराया, जिनमें से 12,58,136 छात्र परीक्षा में शामिल हुए थे। बिहार में 7,000 सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ा झटका है। दरअसल शिक्षा विभाग में काम करने वाले 7,000 आउटसोर्सिंग कर्मियों की सेवा अवधि 1 वर्ष पहले ही समाप्त हो रही है। विभाग ने 31 मार्च 2025 तक इनकी सेवा समाप्त करने का फैसला लिया है। बता दें कि शिक्षा विभाग के पूर्व अपर मुख्य सचिव के पाठक ने आउटसोर्सिंग पर इन कर्मचारियों की नियुक्ति की थी। वहीं अब भ्रष्टाचार की शिकायत मुख्यालय तक पहुंच रही है, जिसके कारण शिक्षा विभाग ने इन्हें हटाने का निर्णय लिया है। विभाग के इस फैसले पर आउटसोर्सिंग कर्मियों का कहना है कि करार के मुताबिक हमारी कार्य अवधि 1 अगस्त 2026 तक है, लेकिन सेवा 1 वर्ष पहले ही समाप्त की जा रही है, जो कि गलत है। बिहार में फरवरी के महीने में दिन का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है, जिससे लोगों को गर्मी का एहसास हो रहा है। मौसम विभाग के अनुसार आज तापमान में गिरावट होने की स्थिति बनी रहेगी। उत्तर बिहार में हल्का कोहरा छाए रहने की संभावना है, जबकि दिन में धूप खिली रहेगी। राज्य के दक्षिणी भाग में दिन के समय सामान्य से अधिक तापमान रहने का पूर्वानुमान है। वैज्ञानिक एस.के. पटेल के अनुसार पूर्वोत्तर बांग्लादेश में एक चक्रवाती परिसंचरण बना हुआ है, जिसके कारण मौसम में बदलाव हो रहा है। उत्तर भारत के ऊपर जेट स्ट्रीम की हवाएं भी हवाई है। आज तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की क्रमिक वृद्धि पूर्वानुमान है, लेकिन कल से 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने की स्थिति बनी रहेगी। उत्तर बिहार में आज से हल्के मध्यम स्तर का कुहासा छाए रहने का पूर्वानुमान है।